गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये क्लास 11th में आपके बारे में इसका केवल ओवरव्यू है। कई सारे टॉपिक इसमें से डिलीट हैं इस साल, तो मेरे ख्याल से अगले साल के लिए भी डिलीट ही रहेंगे। तो आज देखते हैं हम इसमें क्या है, थोड़ा सा बेसिक सा अनुमान हम लगा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जानने से पहले हम जानते हैं स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड्स किसी चीज़ को बनाने या उसको तैयार करने के लिए पहले से तय अनुमान होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ये जान सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस दिशा में बन रहा है या किस चीज़ में बन रहा है। सिंपल बात यह है, कोई चीज़ हमने बनानी है, अगर हम घर पे कोई सामान बना रहे हैं, जैसे हम लोग खाना वगैरह बना रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड मतलब इतने लेवल, मतलब हम टेस्ट फिक्स रहता है। जैसे हम परिवार वाले, जैसे हम बात करेंगे हम परिवार वाले हैं, और परिवार में क्या होता है, हर एक के जो टेस्ट है वो सबको पता होता है। अब मदर को पता रहता है, तो मदर उसी अकॉर्डिंग क्या करती है, उसी अकॉर्डिंग सॉल्ट भी डालेंगी, उसी अकॉर्डिंग मसाले भी डालेंगी। तो वो तय स्टैंडर्ड है। किसके लिए बनाया गया वो स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट डेवलप्ड बाय द फैमिली। जो फैमिली ने टेस्ट डेवलप कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ही वो खाना बना रही है, तो वो डेवलप है। ठीक है, अब क्या होता है, जब आप कहीं दूसरी जगह खाना खाने जाते हैं, तो आपको वहाँ का टेस्ट डिफरेंट लगता है। डिफरेंट क्यों लगता है? या तो नमक तेज़ लगेगा या कम लगेगा, या मसाला ज़्यादा या कम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके प्री डिटरमाइंड जो स्टैंडर्ड था, आपका प्री डिटरमाइंड एम था, उसके अकॉर्डिंग वो खाना नहीं बना था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, यानी कि पहले स्टैंडर्ड के मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी लाना। स्टैंडर्ड जैसे फिक्स कर लिया स्टैंडर्ड, अब देखो साइंस में तो फिक्स होते हैं पहले से स्टैंडर्ड, इतनी मात्रा में इतना डाला जाएगा तो ये एग्जैक्ट ये रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट को सिमिलर रखने के लिए, समान रखने के लिए, हर एक देश में, हर एक कंट्री में, हर एक नेशन में या हर एक जगह अकाउंटिंग के रिजल्ट को सेम रखने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक तय नियम और कानून बनाए गए हैं, जिन्हें बोला जाता है स्टैंडर्ड्स। उसे बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। टू मेक द यूनिफॉर्मिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिपरेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो बोला जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक नियम बना दिया जाता है कि भाई हम जो अकाउंट्स बनाएंगे वो इस ही तरीके से बनेंगे, इसके अलावा कोई और तरीका आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में पहले इंडियन सिस्टम चलता था ऑफ अकाउंटिंग का, जिसको हम साइंटिफिक नहीं मानते हैं। अब उसको साइंटिफिकली, यानी कि जिसे हम बोल रहे हैं उसको नहीं, जिसे बोला जा सकता है कि लॉफुल, उसको इन्फोर्समेंट, यानी कि कंपेरेटिबिलिटी नहीं मिली है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरे किसी अकाउंट से। तो इंडियन सिस्टम धीरे धीरे क्या होता गया, ख़त्म होता गया, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पाया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन पर कंपल्शन आ गया है। क्या गया? ज़रूरी वो इसी अकॉर्डिंग ही अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। पहले फ्री था कि कोई भी अपने मर्जी से अकाउंट्स बना सकता था, लेकिन जैसे जैसे लॉ बढ़ा हमारा, जैसे जैसे गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ा, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ा, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, इंटरनेशनल फर्म्स आने लगी इंडिया में, सॉरी कहीं पे भी, सारे देश में, इंडिया में, इंडिया के बिजनेस बाहर जाने लगे, तो एक ज़रूरत ये आई कि एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स होना चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जन्म होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में आईसीएआई कंट्रोल करता है, आईसीएआई डेवलप करता है। ये प्रोफेशनल बॉडी माना गया है। आईसीएआई, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, ये प्रोफेशनल बॉडी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ऑर्डर टू एलिमिनेट नॉन कंपेरेटिबिलिटी। अगर कंपेयर नहीं किया जा सका उसको एलिमिनेट कर देना है। ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इन्हेंसिंग रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके कोर्स में जितना है मैं उतना ही बताऊंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की केवल इतना सा पार्ट है। ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नीड अभी नहीं है, नीड ऑफ आईएफआरएस है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो उसके बारे में बोला गया है। वो क्या चीज़ होती है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी वही हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड, जो तय नियम कानून बनाए गए हैं, उसे बोला जाता है आईएफआरएस। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है? इसका मतलब ये है, आपके कोर्स में ये बेनिफिट वगैरह नहीं है, ये ध्यान रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कोर्स में नहीं है, तो मैं इसको आपको नहीं बता रहा हूँ। हम सीधे आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है? देखो, ये एप्लीकेबिलिटी है, ये सब जगह एप्लीकेबल होता है, लेकिन कंपलसरी ध्यान रखना कुछ ही जगह है। कंपलसरी अगर हम बात करें एज़ पर द लॉ, कुछ कुछ फर्म्स में ये कंपलसरी है, और कुछ सोसाइटीज़ में, सोल प्रोप्राइटरशिप में बिल्कुल भी ये कंपलसरी नहीं है। कंपनीज़ में बिल्कुल कंपलसरी है, कॉरपोरेट सोसाइटीज़ में
बिल्कुल कंपलसरी है। तो ये कुछ जगह कंपलसरी कर दिया गया है कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने और कंपनीज लॉ ने। तो ये कुछ जगह कंपलसरी है, कुछ जगह नहीं है। कुछ जगह इसलिए हमने इसको स्टैंडर्ड के एप्लीकेबिलिटी माना है। एप्लीकेबल हो सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट अकाउंट बनाएंगे अपने तरीके से, देन दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द एग्जैक्ट रिजल्ट व्हाट द अनदर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू प्रिपेयर थ्रू दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाए गए अकाउंट्स दूसरे वाले से कंपेयर नहीं किए जा सकते अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल में रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती है। तो केवल यहाँ पे को ये केवल इतना ही था। हाँ, ये है आपके कोर्स में नीड ऑफ IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। द इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन। जितने भी फाइनेंशियल जो भी डिसीजन लेने होते हैं फ्यूचर के लिए कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा आगे नहीं बढ़ेगा, आगे हम और ग्रो करने के लिए क्या करें, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज़ें शामिल होती हैं, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। जो कंपनी के फाइनल स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, साल भर 1 साल के भीतर कंपनी ने या बिजनेस ने जितना भी प्रॉफिट, एक्सपेंस, खर्चा, सेल, परचेज, जितना भी सामान खरीदा बेचा, उसका एक रिजल्ट होता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपको मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, कितना लोन अवेलेबल है, कितना लोन आपने ले रखा है, वो सारी डिटेल एक डेट पर एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलती है थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके बेसिस पर ही हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं बिजनेस क्या करने वाला है। तो ये बोल रहा है इन ऑर्डर टू अवॉइड मैनिपुलेशन ऑफ फिगर्स, गड़बड़ी ना हो जाए फिगर्स में इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट्स, देयर इज अ नीड ऑफ द कंसिस्टेंसी, समानता लाने के लिए, वे ऑफ डिसाइडिंग विच एलिमेंट्स रिक्वायर्ड रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट एंड हाउ इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन को किस तरह से शो करना है वो IFRS हेल्प करता है। इसीलिए ध्यान रखना, इंडिया में जितनी भी कंपनी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं और उनके द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिमिलर होंगे जो कि फॉरेन में काम करने वाली कंपनीज होंगी, सिमिलर तरीके से काम करते हैं। तो यही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल, मतलब अगर आप इंडियन कंपनी के अकाउंट्स को कंपेयर करना चाहते हैं किसी फॉरेन कंपनी से, तो आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे ड्यू टू दीज स्टैंडर्ड्स, इन स्टैंडर्ड के थ्रू। अगर इन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते तो होता क्या, होता ये कि आप अलग तरीके से अकाउंट बनाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अलग तरीके से अकाउंट बनाए जाते हैं और कंपेरेटिबिलिटी पॉसिबल नहीं हो पाती, और कंपेयर नहीं हो पाएगा तो आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। आजकल मार्केट इंटरनेशनल हो गया, तो ये ज़रूरी है कि एवरी बिजनेस हैज़ टू फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। IFRS हेल्प्स इन ग्लोबल हार्मोनाइजेशन मतलब कहने का मतलब है एक समान बना देना। Unless accounting activities are regulated, different countries will apply different set of accounting rules and regulations are prevalent in each country. This will restrict uniformity. तो अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कह रहा है, जिसके कारण यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, एंड कंपेरेटिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी रिस्ट्रिक्शन मिल जाती है। तो क्या कह रहा है, हेंस IFRS प्रमोट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर ईच बिजनेस ग्रोथ। तो इसीलिए जब IFRS एप्लीकेबल होते हैं तो हर एक कंट्री में हर एक बिजनेस को उसी तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। इट फैसिलिटेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब ध्यान रखना, क्योंकि बात कर रहे हैं ग्लोबल की बात करें तो जब तक आपके अकाउंट्स यूनिफॉर्म नहीं होंगे तो नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय यू। आपने जो अकाउंट्स बनाए हैं अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे compete नहीं कर पा रहे हैं, चेक नहीं हो पा रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो इंटरनेशनल एजेंसीज आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने से भी डरेंगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि विदेशी लोग भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो यू हैव टू फॉलो द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करें। अब मैं आपको आगे को बताता हूँ। देखो, वैसे तो कोर्स में इतना ही है आपका क्या यूज़ है, लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है। इंड AS और AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और भारत उसको मॉडिफाई करके फॉलो करता है। हमने बात करी थी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये गवर्निंग बॉडी जो थी हमारी थी ICAI, लेकिन यहाँ पर को अब इंड AS प्रोवाइड किया गया है। किसने प्रोवाइड किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने कंपनीज़ के लिए, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने जो ये इंड AS बनाए, दीज आर एप्लीकेबल ओनली ऑन द कॉरपोरेट्स, कंपनीज पे ये एप्लीकेबल होते हैं।
तो जैसे इंड एएस है, देखो पहला इंड एएस क्या है, इंड एएस नंबर 1 प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, भारत में जो एप्लीकेबल है मोडिफाइड रूप से, लेकिन फॉलो किसको करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करता है जो इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल है। वो क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोज मतलब दिखाना, यहाँ प्रेजेंटेशन नाम दे दिया गया है अकाउंटिंग पॉलिसीज, जिसमें हम क्या बोलता है इंटरनेशनल लेवल में, फ्रेमवर्क ऑन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम चीज़ है, बस उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया है इंडिया में। अब दूसरा है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन, तो यहाँ पे भी वही है, वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखो ये भी आई है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिया ने भी इंटरनेशनल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या किया है, फॉलो किया है थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, अपनी कुछ कानून नियम कानून, लेकिन एज इट इज़ 90 to 95% तक सेम ही लिए गए हैं, क्योंकि इंडिया में इनकम टैक्स वगैरह अलग अलग होता है, तो इसलिए कुछ चीज़ें इसमें अलग है। हमारे कोर्स में ये नहीं है, बस इनका कंपैरिजन है, कितने इंड एएस हैं ये नहीं देखना है, कौन कौन से हैं ये एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, तो केवल ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन के लिए था। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये स्टैंडर्ड्स को छोड़ते हैं, अब आते हैं जीएसटी पे। बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जामिनेशन में आता है और आपको समझना भी जरूरी है, जनरल नॉलेज का भी टॉपिक है। जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हर एक जिससे कहते हैं कि गुड्स पे जो कि इंडिया में प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर हो रहा है या बेचा जा रहा है या सर्विस दी जा रही है, उस पर गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है जिसे बोला जाता है जीएसटी। इससे पहले जो टैक्स लगता था उसे बोलते थे वैट, उससे पहले जो टैक्स लगता था उसे बोलते थे सेल्स टैक्स। ठीक है, ये जो सेल्स टैक्स था, हाँ, उसको छोड़कर वैट हो गया और जीएसटी, ये दोनों वैल्यू एडिड टैक्स हैं। वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू आपने ऐड करी उस पर आपने टैक्स देना है। सपोज करते हैं मैं एक किसान हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसकी लागत मुझे 10 रुपये पड़ी। ठीक है, अब मैं 10 का 10 में तो नहीं बेचूंगा, तो मैंने क्या करा, उसमें 5 रुपये का प्रॉफिट लगाया और 15 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो मैंने कितने रुपए ऐड किए, 5 रुपये ऐड किए, मेरा वैल्यू एडिशन कितना है, 5 रुपीज़। अब 15 रुपये को मैंने होलसेलर को बेचा, तो वो भी अपना प्रॉफिट लगाएगा, तो उसने क्या करा, अपना प्रॉफिट लगाया 3 रुपये का, 18 रुपये में रिटेलर को बेच दिया, दूसरे दुकानदार को बेच दिया। अब 18 रुपये में जिसने खरीदा होगा वो 18 में तो बेचेगा नहीं, वो भी अपना 2 रुपये का प्रॉफिट लगाएगा, उसने कितने में बेच दिया, 20 में। तो आप यहाँ देख रहे हो, हर एक इंटरमीडिएटर क्या कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है कॉस्ट में। ये जो 10 रुपये की कॉस्ट है, इसमें किसान ने ऐड करी 5 रुपये की वैल्यू, होलसेलर ऐड करा है 3 रुपये की वैल्यू, रिटेलर ऐड करा है 2 रुपये की वैल्यू, तो कितने रुपये ऐड हो गए, 5 + 3 + 2, तो ये 10 रुपये ऐड हो गए। और फाइनली जो कॉस्ट थी 10 रुपये की, उसमें 10 रुपये की वैल्यू ऐड होने के बाद रिजल्ट कितना आया, 20 रुपये का। तो यहाँ पर कोई ये बात की जाती है कि जो वैल्यू एडिड टैक्स है, वो जो वैल्यू ऐड की है उस पर टैक्स है। आपने, किसान ने वैल्यू ऐड करी 5 रुपये, तो उसको 5 रुपये में टैक्स देना होगा, ये 10 रुपये में नहीं। उसी तरह से जैसे बोल रहे हैं हम कि होलसेलर ने 15 रुपये में खरीदा, 3 रुपये ऐड किए, तो 3 रुपये पे वो टैक्स देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो टैक्स होता है केवल वैल्यू एडिशन पे लगाया जाता है, इसलिए इससे बोला जाता है वैल्यू एडिड टैक्स। तो जीएसटी भी एक वैल्यू एडिड टैक्स ही है। अच्छा, वैल्यू एडिड टैक्स के साथ साथ ये एक टैक्स ऐसा है जिसे हम बोला जा सकता है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, बताओ जरा। ये है इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, क्योंकि इसको इनडायरेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इस टैक्स का पेमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं करते। हम इस टैक्स का पेमेंट किसको करते हैं, देखो जैसे मैं एक सोप खरीद के लाता हूँ जिसकी एमआरपी रहती है 40 रुपये, जिसकी एमआरपी रहती है कितने रुपये, 40 रुपये। तो ये 40 रुपये में क्या लिखता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, जितने भी टैक्स हैं इसमें इंक्लूड है। मतलब मान लिया जाए अगर ये 30 रुपये का सोप था और 10 रुपये टैक्सेस के थे, तो 40 रुपये का मैंने पेमेंट इस तरह से किया। तो जो 10 रुपये का टैक्स है क्या मैंने गवर्नमेंट को दिया, नहीं, ये 40 रुपये मैंने दिए दुकानदार को। ठीक है, ये किसको दिए, दुकानदार। एंड नाउ द शॉपकीपर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे दिस टैक्स। ये जो 10 रुपये का टैक्स है ये मैंने किसको दिया, दुकानदार को दिया। हमें पता नहीं चल रहा है, हम तो सोच रहे हैं कि हमने केवल प्रोडक्ट की कॉस्ट पे की है, लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ साथ हम कुछ अमाउंट टैक्स की भी पे करते हैं, किसको,
दुकानदार को। और दुकानदार उस टैक्स का पेमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट को करता है। किसको करता है, गवर्नमेंट को, जो कि रजिस्टर्ड होंगे। ध्यान रखना, सारे दुकानदार रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। छोटे दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन से फ्री किया गया है जीएसटी एक्ट में, तो इसलिए वो पेमेंट नहीं करेंगे। तो उन्होंने जिनसे सामान खरीदा होगा वो इस टैक्स का जरूर पेमेंट करेंगे ही करेंगे। मतलब हमको ये पेमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं करना है, हमारी तरफ से ये टैक्स का पेमेंट कौन कर रहा है, शॉपकीपर करता है, रिटेलर करता है या होलसेलर करता है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो दो चीज़ हमने समझ ली, एक वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज proposed to be levied on all stages right from the manufacturing up to the final consumption। यानी कि जब से सामान बन रहा है और जब आप कंज्यूम कर रहे हो उस पर टैक्स लगता है, विद क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड। तो ये टैक्स पेड पे लगा जाता है। इन नटसेल ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्सेड। मैंने बोल दिया था कि वैल्यू एडिशन में लगता है। तो जीएसटी को अब देखो, जीएसटी क्योंकि दो गवर्नमेंट हमारे यहाँ चलती हैं, एक तो स्टेट गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसीलिए जीएसटी को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हो गया सेंट्रल जीएसटी जिसे सीजीएसटी बोला जाता है, एक हो गया एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी। ये देखो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी डिनोट्स सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी डिनोट्स स्टेट जीएसटी। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वही चीज़ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जीएसटी ने किसको रिप्लेस किया था, वैट को रिप्लेस किया था। एक एग्जाम्पल से भी इसने बताया, मैंने भी आपको एक एग्जाम्पल से बता दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखें कि जब भी जीएसटी की परसेंटेज दी जाएगी, जैसे 18% है, तो 18% पे एज पर लॉ इसमें दोनों के बराबर बराबर पार्ट होंगे। किसके बराबर पार्ट होंगे, 9% एंड 9%। 9% होगा सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल का भाग होगा, और 9% किसका होगा, स्टेट का भाग होगा यानी एसजीएसटी। तो कोई भी जीएसटी की जो परसेंटेज दी होगी, इट हैज़ टू पार्ट, वन फॉर द स्टेट एंड वन फॉर द सेंट्रल। अब सीधी बात है, हम उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में रह रहे हैं। ठीक है, तो पिथौरागढ़ में अगर कोई टैक्स वसूल रहा है, जैसे हम कोई इनवॉइस लेते हैं और इनवॉइस पे लिखा है 18% टैक्स, तो उस 18% का 9% तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा और 9% किसके खाते में आएगा, स्टेट के, उस स्टेट के खाते में जाएगा जहाँ वो ट्रेड हो रहा है। तो ये कहलाता है आपका जीएसटी। इसकी कैलकुलेशन आगे है, मैं पूरी बताऊंगा कैलकुलेशन कैसे करेंगे, किस तरह से होगा। यहाँ केवल थ्योरी है, हम इसको सॉल्व करेंगे जब हम न्यूमेरिकल में पहुँचेंगे। बस न्यूमेरिकल में हम नेक्स्ट चैप्टर के बाद पहुँचने ही वाले हैं। तो ये क्लियर करा, देखो नीचे वही इसने क्लियर किया है। एप्लीकेबिलिटी इसमें बता रहा है कि 18% में 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी इसने क्लियर कर दिया है। ठीक है, फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का मतलब आपको समझते हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स का प्रारूप दिया गया है, ध्यान रखें। डायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स दे रखे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि ऐसे टैक्स जिनका बोझ हमको पर पड़ता तो है लेकिन हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट इसे पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे टैक्स किसने रिप्लेस कर दिए हैं, जीएसटी ने। पहले ये सारे टैक्स हुआ करते थे, अब इन टैक्स की जगह एक ही टैक्स होता है। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्या बन गया, जीएसटी ने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, कस्टम, वैट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, ये सब के सब को रिप्लेस कर दिया जीएसटी ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। जीएसटी एक कॉमन लॉ है, अलग अलग अब कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। हर एक टैक्स के लिए पहले अलग लॉ हुआ करता है, इन सब के लिए अलग अलग लॉ था। जितने टैक्स आपको यहाँ दिख रहे हैं सबके लिए पहले क्या होता था, अलग लॉ होता था। अब एक कॉमन लॉ है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन मतलब होता है कि जिस पर लगाया जाएगा उसी को ये पे करना है। सिंगल पॉइंट पे ही इसका कलेक्शन है बाय द एंड कंज्यूमर। ये एंड कंज्यूमर ऑब्वियसली जिसने मैन्युफैक्चर किया, 10 रुपये का जिसने सामान बनाया और मैं उस प्रोडक्ट को 40 में खरीद रहा हूँ, तो फाइनली मैं 40 रुपये का कंजम्पशन कर रहा हूँ अपने यूज़ के लिए। तो 40 रुपये में मैंने सब चीज़ें पेमेंट कर दी हैं। क्या चीज़ पेमेंट करी, टैक्स भी पेमेंट किया, इंटरमीडिएटर ने जो वैल्यू ऐड करी उसका भी पेमेंट किया, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी उसका भी पेमेंट किया। तो हम सब लोग क्या कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें सबका प्रॉफिट भी पेमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के टैक्स भी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें की गई है। अब आपसे बोलता है डू इट योरसेल्फ। देखो क्या बोल रहा है, स्टेट हाउ द जीएसटी रेट्स विल बी एप्लीकेबल इफ सीजीएसटी इज 9%, एसजीएसटी 9% एंड आईजीएसटी। अच्छा, ये आईजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी
18% इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इंटीग्रेटेड, देखो जीएसटी और एसजीएसटी क्या लगता है, जब एक ही स्टेट के अंदर क्या होता है, जिसे बोलते हैं हम इंट्रा स्टेट यानी कि एक ही स्टेट के अंदर अगर सामान की क्या होगी, आवाजाही होगी एक ही स्टेट के अंदर। अगर जैसे हम देखते हैं उत्तराखंड है, पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा में सामान बेचा जाता है, खरीदा जाता है। पिथौरागढ़ से मान लिया जाए आपका हल्द्वानी चला जाए, या फिर देहरादून से हरिद्वार, तो ये सब के सब क्या है, इंट्रा स्टेट है, एक स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो इसमें एप्लीकेबल होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन अगर उत्तराखंड के बाहर सामान ट्रेड होता है, उत्तराखंड से मान लिया जाए क्या हुआ, उत्तराखंड से बाहर मान लेते हैं, अब हम आते हैं आगे को, जैसे देहरादून से हमने सामान बेचा दिल्ली को, या देहरादून से सामान बेचा हमने किधर, सहारनपुर को, तो इसमें क्या हुआ, दो स्टेट इन्वॉल्व हो गए, एक तो यूपी और एक उत्तराखंड। उस केस में यहाँ पर को एप्लीकेबल होगा आईजीएसटी। जब भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होंगे तो उसमें इन्वॉल्व होगा आईजीएसटी। ये ऊपर एक्सप्लेन इसने कर रखा है क्लियरली, यहाँ पर को आप देखिएगा, आईजीएसटी विल बी गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर को आईजीएसटी का क्लैरिफिकेशन है, फिर से मैं बताता हूँ। आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर आईजीएसटी इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट एज पर द रेट्स स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ध्यान रखना, ये दोनों में डिवाइड होता है, लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट पे। मैंने आपको पहले ही बताया कि सीजीएसटी सेंट्रल के खाते में जाएगा, एसजीएसटी स्टेट के खाते में जाएगा, स्टेट के अकाउंट में जाएगा। लेकिन आईजीएसटी सेंट्रल के अकाउंट में जाता है, उसके बाद ये डिवाइड होता है। पहले सीजीएसटी तो सीधे सेंट्रल में चला गया, एसजीएसटी सीधे स्टेट में चला गया, लेकिन ये पहले सेंट्रल में जाता है, उसके बाद डिवीजन होता है, ठीक है। आईजीएसटी चार्ज ऑन ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी कि इसे बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो आईजीएसटी इंटर स्टेट में लगेगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखो, गुड्स वर्थ ₹10,000 इज सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर वन इन महाराष्ट्र टू अ डीलर इन महाराष्ट्र। देखो क्या स्टेट चेंज हुआ, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र। स्टेट चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ पर को लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो 9% सीजीएसटी लगेगा, 900 रुपये सीजीएसटी का आएंगे, 9% एसजीएसटी लगेगा तो 900 रुपये एसजीएसटी का आएंगे। पहला केस क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, डीलर ऑफ ए सेल गुड्स वर्थ ₹20,000 टू द डीलर बी इन गुजरात, यानी कि दोनों के दोनों गुजरात के ही हैं। एक डीलर ए है, ठीक है, और एक डीलर क्या है, बी है। क्लियर हो गई बात। तो दोनों के केस में फिर भी यहाँ पे भी क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। डीलर बी सेल गुड्स टू सुनीता इन गुजरात वर्थ ₹30,000। अब जो डीलर बी है उसने क्या करा, सेल गुड्स टू सुनीता इन गुजरात वर्थ ₹30,000, सुनीता को आप सामान भेज दिया, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। गुजरात में है, देखो दोनों गुजरात में ही थे। अभी भी डीलर भी कहाँ था, देखो सेकंड वाले पार्ट में डीलर भी देखो किधर का है, गुजरात का है, और सुनीता किधर की है, गुजरात की। तो एक ही स्टेट में तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा 30,000 पे, तो 27,2,700 और 2,700 रुपये। सुनीता सेल गुड्स टू रविंद्र इन राजस्थान नाउ। अब क्या हुआ, गुजरात का सुनीता यानी गुजरात की सुनीता ने वो सामान राजस्थान में बेच दिया, तो यहाँ पर अब सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, सीधे सीधे आईजीएसटी लगेगा। वो भी कितना परसेंट, 18%। तो 18% आप 65,000 का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जीएसटी कैलकुलेट होता है। ये एडवांटेजेस हैं। इसमें लिख रखा है जीएसटी इंट्रा स्टेट मूवमेंट होगा गुड्स का और सर्विस का, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। लेकिन इंटर स्टेट, दो स्टेट अगर शामिल हो जाएंगे तो वहाँ पर को लगेगा आईजीएसटी। तो ये लेविड बाय, कौन लेवी करता है, कौन लेविड मतलब होता है लगाना, कौन कंपोज करता है, कौन इम्पोज करता है, वो करता है सेंट्रल। अब उसके बाद क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बाद बताऊंगा मैं इसके बारे में सारी डिटेल न्यूमेरिकल के साथ बाद में बताई जाएगी। ये स्टेट लेवी करता है, ये सेंट्रल लेवी करता है। तो ये लास्ट चैप्टर के की नोट्स हैं, इसको आप देखिएगा, ठीक है। इनके नोट्स बनाइए और जितने न्यूमेरिकल हैं उसको कंप्लीट करिएगा। जितने भी ये न्यूमेरिकल हैं इनको आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। हम आगे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसकी शुरुआत करेंगे। बस आपका अब न्यूमेरिकल शुरू होने वाले हैं, इस पर बहुत ध्यान देना। जब तक ये बेसिक थ्योरीज नहीं आएंगी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।